अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है आसिफ नवाज़ और आप देख रहे हैं आपका अपना प्यारा यूट्यूब चैनल आई एम टीचर। आप हमारे इस चैनल को अपने यूट्यूब के सर्च बार पर जाकर @IMTeacher33 लिखकर भी सर्च कर सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंग्लिश 201 है और मिड टर्म के हवाले से है। इसके जितने भी सब्जेक्टिव पोर्शन है आज हम हल करेंगे और आज से पहले शायद किसी यूट्यूबर ने जो सब्जेक्टिव पोर्शन है इंग्लिश 201 का इस तरह से अपलोड किया हो। ये जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इस पर मेहनत की गई है, तो आपका एक लाइक लाजमी बनता है और इस एक शेयर भी लाजमी बनता है। कमेंट एक लाजमी कर दीजिएगा ताकि हमारी हौसला अफजाई हो, और अगर कोई गलती होती है इसमें तो लाजमी बताया करें, क्योंकि इतनी ज़्यादा मेहनत करनी होती है तो एक आध मिस्टेक रह जाती है, लेकिन इसमें मैंने कोशिश की है कि मुकम्मल एक्यूरेसी से आप तक मैं ये वीडियो पहुँचाऊँ। तो आपने लाइक लाजमी करना है, वीडियो एंड तक लाजमी देखनी है, हो सकता है थोड़ी सी स्पीड इंक्रीज़ करनी है तो आप इंक्रीज़ कर सकते हैं, लेकिन आपने इस वीडियो को समझ के जाना है। अगर आप इस वीडियो को मुकम्मल देख लेंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप 100% इस काबिल हो जाएंगे कि आप एमसीक्यूज़ भी हल कर सकें और मुकम्मल पेपर भी हल कर सकें। तो चलें जी, बगैर कोई देर किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट आर द मेन टाइप्स ऑफ बिजनेस एंड टेक्निकल कम्युनिकेशन। टेक्निकल कम्युनिकेशन की और कौन सी टाइप्स हैं टेक्निकल कम्युनिकेशन की और बिज़नेस की। तो इसमें हम आंसर की तरफ चलते हैं। हमारा आंसर पहला कहता है कि देयर आर थ्री मेन टाइप्स ऑफ बिजनेस एंड टेक्निकल कम्युनिकेशन। टेक्निकल कम्युनिकेशन की और बिजनेस की मेन तीन टाइप्स हैं। सबसे पहली टाइप आती है रिपोर्ट। हम रिपोर्ट के बारे में क्या कहते हैं, रिपोर्ट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, एक ऐसी डॉक्यूमेंट्री है जिसमें हम किसी पार्टिकुलर चीज़ के बारे में हम क्या देते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं। जैसे कहीं पर भी कोई जलसा वगैरह होता है, एक रिपोर्टर जाता है, उसकी सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करता है, उस प्लेस की, उसकी हर चीज़, वो पार्टिकुलर एक चीज़ है। तो इस तरह से वो क्या देता है, आके रिपोर्ट करता है। तो ये हमारे पास रिपोर्ट होती है। तो वो बाकायदा यहाँ पर इंफॉर्मेशन किसी के बारे में देना, कोई चीज़ डॉक्यूमेंट करना, एक ऐसे डॉक्यूमेंट में, डॉक्यूमेंट लिख राइटिंग फॉर्म में होता है। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास प्रपोजल आते हैं। प्रपोजल अक्सर हम कंपनीज वगैरह को भी भेजते हैं, जिसमें हम अपनी राय देते हैं, जिसमें हम अपना ओवरव्यू देते हैं और किसी चीज़ का सोल्यूशन भी देते हैं, किसी प्रॉब्लम का, या फिर कोई हम किसी चीज़ को फ़ायदा पहुंचाने के बारे में कुछ लिखना हो तो उसे हम प्रपोजल का नाम देते हैं। प्रपोजल डॉक्यूमेंट एट मेक अ केस फॉर अ पार्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन। कोर्स ऑफ एक्शन जो है ना, हमारे पास उसके लिए एक पार्टिकुलर केस बनाते हैं, जिसमें हमारे पास प्रपोज किया जाता है उस केस का सलूशन, उस केस की जो प्रॉब्लम होती है उसके बारे में मुकम्मल तौर पर आगाही दी जाती है, और जो इस केस के बेनिफिट्स हमें एनालिसिस के थ्रू बताए जाते हैं वो भी होते हैं। तो प्रपोजल आप इसकी डेफिनेशन कर सकते हैं। प्रपोजल आर डॉक्यूमेंट दैट मेक अ केस फॉर अ पर्टिकुलर course of action and they typically include an overview of a problem, a proposed solution and a cost benefit। हमारे पास जो तीसरा और आखिरी टेक्निकल कम्युनिकेशन के मेन टाइप्स में आता है वो इंस्ट्रक्शनल मटेरियल आता है। ऐसा मटेरियल जिसमें हम इंफॉर्मेशन देते हैं। ठीक है जी। इसमें हमारे पास क्या आ जाता है, सेल्फ लर्निंग आ जाती है, रेफरेंस आ जाता है, फिर हमारे पास ट्रेनिंग आ जाती है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, इंस्ट्रक्शनल मटेरियल आर डॉक्यूमेंट दैट टीच पीपल हाउ टू डू समथिंग। एक ऐसी इंस्ट्रक्शन, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि ये हमारे पास क्वेश्चन है और इसे किस तरह से लिखना है, तो ये मैं आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, मैं आपको टीच कर रहा हूँ। तो आपने किसी चीज़ को करने के बारे में जो इंस्ट्रक्शन देनी है, कोई आपने टीचिंग्स देनी है, तो उसे हम क्या कहते हैं, इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। ठीक है जी। चलें जी, हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में कहता है व्हाट आर दी 5 की प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव एंड टेक्निकल राइटिंग। आप राइट करना चाहते हैं, टेक्निकल राइटिंग करना चाहते हैं, उसमें 5 आपने जो है ना वो इफ़ेक्टिव कीज़ बतानी है, जिससे आप एक इफ़ेक्टिव जो है ना टेक्निकल राइटिंग कर सकें। तो हमारे पास जो पहली आती है उसमें आती है क्लैरिटी। मतलब बिजनेस में और टेक्निकल राइटिंग में ना, आप जो भी चीज़ लिख रहे हैं ना, अब वो देखने वाले, पढ़ने वाले बंदे को आराम से समझ आए कि आप लिख क्या रहे हैं। क्लियर होनी चाहिए, बिल्कुल साफ़ सुथरी होनी चाहिए। जैसे मैंने ये सारा एक प्रेजेंटेशन बनाई, तो समझ लें मैं आपको लिख के बता रहा हूँ। तो इसमें मैंने जो चीज़ लिखी है वो आसान लफ्ज़ों में लिखी है जो आप समझ सकें, और बिल्कुल साफ़ सुथरी लिखी है ताकि आप इसको आराम से पढ़ सकें। दूसरी हमारे पास आ जाती है कंसाइजनेस। कंसाइज होनी चाहिए, टू द पॉइंट होनी चाहिए। जो मैं बात कर रहा हूँ वो उस सबक के हवाले से होनी चाहिए, रिलेट होनी चाहिए उससे। जो भी मैंने लिखा है, जो आप टॉपिक लेके आए हैं, यानी इंग्लिश 201 मैं टॉपिक लेके आया हूँ, जो चैप्टर मैं पहला चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, तो पहले चैप्टर के रिलेटेड सारे क्वेश्चन होने चाहिए और उसके रिलेटेड सारे आंसर होने चाहिए। ठीक है जी, टू द पॉइंट बात होनी चाहिए। एक्यूरेसी, एक्यूरेसी होता है कि आपने जो लिखा हो वो फ्री ऑफ एरर्स हो, उसमें एरर वगैरह कोई ना हो। जैसे आप कोडिंग लिख रहे हैं, तो कोडिंग में आपका प्रोग्राम तभी रन करेगा जब आपने बिल्कुल एक्यूरेट किया हो। अगर आप थोड़ी सी भी मिस्टेक करते हैं तो उसमें क्या आ जाती है, उसमें आपके जो है ना वो एरर आ जाता है। तो आपने जो लिखना है कोशिश करनी है कि एक्यूरेसी से लिखा हो।
फिर हमारे पास ऑब्जेक्टिविटी आ जाए। ऑब्जेक्टिविटी आपको राइट करना चाहिए और ये होना चाहिए कि आप जो लिख रहे हैं वो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, मसलन किसी ऑब्जेक्ट के बारे में लिखा होना चाहिए, अनबेस्ड नहीं होना चाहिए, फालतू नहीं आपने लिखना, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट आ जाता है प्रोफेशनलिज्म। आप जो भी लिखें वो प्रोफेशनली तौर पर लिखा जाए, फ्री ऑफ जर्गन हो, झुंझलाहट के बगैर हो, बिल्कुल प्रोफेशनल्स की तरह लिखें। तो ये हमारे पास इसके 5 की पॉइंट्स हैं कोई भी आप टेक्निकल राइटिंग लिखना चाहते हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, पहले चैप्टर में से आखिरी क्वेश्चन है, व्हाट आर 3 मेन एथिकल कंसीडरेशन ऑफ बिजनेस एंड टेक्निकल राइटिंग। तो इसके आंसर्स की तरफ चलते हैं। क्या कहता है कि हमारे पास 3 मेन एथिकल कंसीडरेशन है जब भी आप बिज़नेस राइटिंग कर रहे हो। तो पहला जो इसका है कि एक्यूरेसी, वही बात आ जाती है कि जब भी आप टेक्निकल राइटिंग कर रहे हो, बिज़नेस में हो, बिज़नेस के बारे में लिख रहे हो या फिर टेक्निकल राइटिंग करना हो, तो राइटर को क्या चाहिए, राइटर को ये जिम्मेदारी लेना चाहिए कि वो जो भी लिखे वो ट्रूथफुल हो, यानी उसमें सच्चाई हो, और एक्यूरेट, यानी अब अगर आप अपने बारे में लिख रहे हैं तो अपने बारे में सही लिखें, अपना नाम, पता, डिग्री वगैरह हर चीज़ सही लिखनी है और एक्यूरेट लिखनी है, ठीक है जी। अब उसके बाद ऑब्जेक्टिविटी आ जाता है। ऑब्जेक्टिविटी के बारे में मैंने यही बताया कि आपने अपनी तरफ से कोई बातें करना छोड़ देना है और जो फेयरली इशू वो चल रहा है ना, वो उसके बारे में टू द पॉइंट बात करनी है और ऑब्जेक्टिव रख के और कॉन्फिडेंटली। जब भी आपने लिखा है और आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि आपने जो भी इंफॉर्मेशन शेयर करनी है कॉन्फिडेंस से शेयर करनी है, ठीक है। तो आपके पास ये 3 मेन पॉइंट्स थे, तो आपने अच्छी तरह से इनको कर लेना है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है ओरल कम्युनिकेशन। अब ओरल कम्युनिकेशन की 3 टाइप्स हैं, तो उन 3 जो मेन टाइप्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आ जाता है प्रेजेंटेशन, किसी चीज़ को प्रेजेंट करना, कोई चीज़ प्रेजेंटेशन आ जाती है। प्रेजेंटेशन आर फॉर्मल टॉक्स डैट आर गिवन टू एन ऑडियंस। हमारे पास एक प्रेजेंटेशन है, एक फॉर्मल टॉक है, ठीक है, फॉर्मल टॉक है, उनके सामने कोई भी ऑडियंस बैठी हो नीचे उनके सामने देना। इसमें हम क्या करते हैं, किसी चीज़ ऑडियंस को अर्ज करने की कोशिश करते हैं, उनको जो है एंटरटेन करने की कोशिश करते हैं या फिर उनको इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करते हैं। तो इसमें 3 चीज़ें आ जाती हैं कि हम फॉर्मल टॉक करते हैं, ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास आ जाती है मीटिंग्स। मीटिंग्स ये होता है कि बहुत सारे लोग आके बैठते हैं, पर्टिकुलर टॉपिक होता है, कोई ख़ास टॉपिक होता है, उसमें सारे बहस व मुबाहसा करते हैं, उसमें आप कोई ना कोई इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, कोई ना कोई डिसीजन आप जो है ना वो बनाते हैं, डिसीजन बनाने के लिए मीटिंग्स रखते हैं, या फिर कोई प्रॉब्लम आपको आ रही है तो वो सॉल्व करने के लिए मीटिंग्स रखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इंटरव्यूज़ में आप बहुत सारे 2 या 3 लोग इकट्ठे होते हैं और कन्वर्सेशन होती है, उनके दरमियान डिस्कशन होती है। ये इंटरव्यूज़ ज़्यादातर होते हैं कि आपकी जो स्किल्स हैं, आपकी जो इन्फॉर्मेशन है और उन सब चीज़ों को लिया जाता है और आपको देखा जाता है कि आप इस काबिल हैं कि नहीं। आपको जो है ना वो किसी कंपनी में हायर करने के लिए ये इंटरव्यूज़ वगैरह होते हैं। और भी कई चीज़ें हो सकती हैं इंटरव्यूज़ में, जैसे आप जॉब वगैरह के लिए जाते हैं तो वहाँ पर भी इंटरव्यू लाजमी है। तो ये हमारे पास 3 टाइप्स थी ओरल कम्युनिकेशन की। पहले प्रेजेंटेशन, कि आपने खुद जो है ना वो लोगों के सामने जाना है और उनसे बात करनी है, उन्हें इन्फॉर्मेशन देनी है, उनको इंटरटेन करना है। फिर हमारे पास मीटिंग आता है कि बहुत सारे लोग मीट करते हैं एक जगह पर, फिर इन्फॉर्मेशन देते हैं, फिर वो क्या करते हैं कि उसके अलावा कोई प्रॉब्लम हो तो उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फिर इंटरव्यूज़ होते हैं। इंटरव्यूज़ में क्या होते हैं कि कोई चीज़ अगर किसी पर्सन को हायर करना है तो उसके लिए इंटरव्यू होता है। फिर हमारे पास 5 प्रिंसिपल ऑफ एक्टिव ओरल कम्युनिकेशन। अगर किसी से आप ओरल कम्युनिकेट कर रहे हैं तो उसके लिए 5 असूल बताएं जो कि उस ओरल कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाएंगे। तो हम जो है ना वो इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो आता है वो प्लानिंग। आप जो भी बात करना चाहते हैं, जिस भी चीज़ पर बात करना चाहते हैं, आप केयरफुली जो है ना उस पर प्लान करें। उस बात को पहले प्लान करें कि आपने ये जाके बात करनी है, आपने ये टॉपिक छेड़ना है, इस टॉपिक पे आपने बहस मुबाहसा करना है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है। तो थ्रू आउटली आपने क्या करना है, सबसे पहले प्लान करना है। तो इसमें क्या आता है, दिस इंक्लूड आइडेंटिफाइंग द पर्पस ऑफ योर कम्युनिकेशन। इसमें जो है ना क्या बात होती है कि आपके कम्युनिकेशन का पर्पस क्या है। रिसर्चिंग योर टॉपिक, आपने जो अपना टॉपिक है ना उससे पहले रिसर्च करना है कि आप कौन सा टॉपिक लेके जाएंगे। फिर ऑर्गेनाइज योर थॉट्स, आपने जो भी सोचा है ना उसे ऑर्गेनाइज तरीके से कंपोज करना है कि आप जो भी सोच रहे हैं उसके बारे में वो देखें सही है या सही नहीं सही, अगर सही है तो कहाँ फिट आता है, तो उसे मुकम्मल तौर पर ऑर्गेनाइज करता है। तो ये हमारे पास प्लानिंग में आता है। ओरल आप कह सकते हैं ये बहुत ही अच्छा इफेक्ट डालता है प्लानिंग सबसे पहले। फिर हमारे पास आता है डिलीवरी।
आपने जब सब कुछ प्लान कर लिया कि मैं ये बात करूँगा, ये ऑर्गेनाइज़ करके रखा है आपने, रिसर्च कर ली टॉपिक की, उसके बाद आपने डिलीवर करना है। अब ये देखें इसमें आपके सारे पॉइंट्स, मैं कहता हूँ कि आपके 18 के 18 चैप्टर्स ही सारे के सारे क्लियर हो जाएँगे जब आप ये करके जाएँगे, तो इसलिए अच्छे से करना आपने। तो डिलीवरी आ जाता है कि आपने क्या करना है, डिलीवरी ऑफ योर ओरल कम्युनिकेशन इज़ जस्ट एज़ इम्पोर्टेंट एज़ प्लान। आपने प्लानिंग तो कर ली सब कुछ, अब उसे डिलीवर जैसे करना है ना, वो भी बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है कि आपने उसे प्लान किया हुआ और उसे डिलीवर कैसे करना है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस इंक्लूड स्पीकिंग क्लियरली, आपने अच्छे से और साफ अल्फाज से बोलना है। यूजिंग विजुअल इफेक्टिविटी, विजुअल इफेक्टिविटी, अब विजुअल इफेक्टिविटी क्या है कि अब विजुअल तौर पर यानी स्क्रीन पर को अपनी बातों को शो करवाना, जैसे मैं आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ वो मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ, तो ये मैं विजुअल तौर पर भी आपको जो है ना दिखा रहा हूँ कि ये जी इस पे चीज़ है। वैसे वो डायग्राम्स के थ्रू दिखाया जाता है आमतौर पर। तो अब आप पे कोई ना कोई इफेक्ट पड़ा होगा जी, बहुत ही कमाल का प्रेजेंटेशन बनाई जी, बहुत ही मसलन भी मौसर तरीके से अरेंज किया गया है। इंगेजिंग योर ऑडियंस, यानी ऐसी बात करना जिससे आपके ऑडियंस आपके साथ एंगेज हों, आपके साथ तो जो है ना वो जुड़ सकें, तो ये भी इसमें आता है। नेक्स्ट आपके पास आता है ऑडियंस अवेयरनेस। अब ऑडियंस अवेयरनेस क्या है, ऑडियंस की पहचान होना कि ऑडियंस जो बैठे हुए हैं वो किस तरह से बैठे हुए हैं, उनको ज़रूरत क्या है, उनको जो है ना किस तरह का नॉलेज चाहिए, और वो किस चीज़ में इंटरेस्ट रख रहे हैं। तो अफेक्टिव ओरल कम्युनिकेशन आर अवेयर ऑफ योर ऑडियंस एंड टेलर देयर कम्युनिकेशन अकॉर्डिंगली, दी इंक्लूड्स कंसीडरिंग दी ऑडियंस नॉलेज, इंटरेस्ट एंड नीड्स वगैरह, वही जो मैं आपको बता चुका हूँ कि मुझे आपका पता होना चाहिए कि मेरे जो ऑडियंस है इस वक्त वो क्या चाहते हैं। अगर मैं यहाँ पर वर्चुअल यूनिवर्सिटी के लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ और उसकी बजाय मैं जो है अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी के लेक्चर अपलोड करना शुरू कर दूँ या किसी और यूनिवर्सिटी के लेक्चर जो है ना अपलोड करना शुरू कर दूँ, तो ये मेरे पास मैं काम नहीं कर रहा अकॉर्डिंग टू ऑडियंस। तो मैं सिर्फ वर्चुअल यूनिवर्सिटी का ही कंटेंट अपलोड करूँगा ताकि आप जो चीज़ चाहते हैं, जिस वजह से मेरे साथ एंगेज हैं, वो आपको मिल सके। नेक्स्ट फीडबैक। अब आप फीडबैक क्या होता है कि आपने जब बात वगैरह कर ली तो आप दूसरों से फीडबैक लें। जैसे मैं कहता हूँ कि लाजमी कमेंट किया करें, मैं क्यों कहता हूँ, ताकि आपकी फीडबैक मेरे तक आए कि मुझे क्या चीज़ इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। अगर आपको मेरी चीज़ अच्छी लगती है तो आप कहें थैंक यू वेरी मच सर, ये चीज़ आपकी अच्छी थी, ये चीज़ बुरी थी, या ये चीज़ सही थी, इसे और ज़्यादा इम्प्रूव करें, तो आई फील हैप्पी, मैं बहुत ज़्यादा खुश होता हूँ कि चलें कोई ना कोई रिस्पॉन्स तो कर रहा है। तो आप लाजमी कमेंट किया करें, जब लाइक करते हैं तो उसका रिस्पॉन्स वैसे ही मिल जाता है कि आपने लाइक किया, तो ये हमारे पास फीडबैक होती है। तो आपने क्या करना है, दिस इंक्लूड आस्किंग फॉर फीडबैक फ्रॉम योर ऑडियंस एंड यूजिंग इट मेक चेंजेस टू योर प्रेजेंटेशन। यही बात आ जाती है कि आपने अपना फीडबैक लेना है और देखना है कि आपने कहाँ से मिस्टेक की, कहाँ से नहीं की, और उस प्रेजेंटेशन को ना वो अच्छा करना है। फिर हमारे पास आ जाता है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस होता है कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। द मोर कॉन्फिडेंट यू विल बी व्हेन यू डिलीवर योर ओरल कम्युनिकेशन। आपने इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है कि आप जब डिलीवर कर रहे हो अपनी जो भी आप पैगाम मैसेज देना चाहते हैं, आप फुल कॉन्फिडेंट हो, प्रैक्टिस करें। अब आपने क्या करना है, दी इंक्लूड प्रैक्टिस योर प्रेजेंटेशन इन फ्रंट ऑफ मिरर और आ स्मॉल ग्रुप। अब ये कैसे हो सकता है कि अगर आप प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं तो सबसे पहले आप मिरर के सामने खड़े हों, शीशे के सामने, उधर प्रेजेंटेशन दें कि मैं कैसा लग रहा हूँ, मेरी पर्सनैलिटी कैसी होगी। फिर एक छोटा सा ग्रुप बनाए दोस्तों का और उनके सामने आपने क्या करना है कि आपने प्रैक्टिस करनी है, उनको बताना है जी ये मैं प्रेजेंटेशन देने वाला हूँ। अब आ जाता है, अब हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। ये मेरे ख्याल से तीसरा चैप्टर है। व्हाट इज़ रीडर सेंटर्ड राइटिंग। रीडर सेंटर्ड राइटिंग क्या है, इसके हम आंसर की तरफ जाएंगे। तो इसका आंसर कहता है कि हमारे पास रीडर सेंटर्ड राइटिंग इज़ अ राइटिंग स्टाइल डैट फोकस ऑन द नीड्स ऑफ अ रीडर। हमारे पास रीडर सेंटर जो है एक ऐसा स्टाइल है जो सिर्फ उसी चीज़ पर फोकस करेगा जो रीडर की ज़रूरियात है। इन इट इज़ अ वे ऑफ राइटिंग डैट पुट्स द रीडर फर्स्ट एंड मेक श्योर डैट इंफॉर्मेशन इज़ प्रेजेंटेड इन अ वे। कहता है कि ये ऐसा मेथड है जिसमें सबसे पहले रीडर को सामने रखा जाता है और इस तरह की ये आप मेक श्योर करते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन की गई है इस वे में दी जाए कि जो रीडर है, जो पढ़ने वाला है, वो आसानी से उसे समझ सके, आसानी से उस पर जो है ना वो अमल कर सके। नेक्स्ट जी अगला जो चैप्टर है, अगला हमारे पास जो आप कह सकते हैं क्वेश्चन है, कहता है व्हाट आर सम टिप्स फॉर राइटिंग इन अ रीडर सेंटर्ड वे। आपने कुछ ऐसी टिप्स देनी है जो आप एक रीडर के लिए लिख रहे हैं रीडर सेंटर्ड वे, यानी वो रास्ता जिसमें आप रीडर को सामने रखते हैं, तो वो रास्ते के लिए आप कुछ टिप्स यहाँ पर दी गई हैं।
तो उन टिप्स का हम ज़रा जायज़ा लेते हैं, तज्ज़िया करते हैं। तो सबसे पहला आता है नो योर रीडर। आपने पहले ये जानना है कि आप रीडर सेंटर वे इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन किसके लिए कर रहे हैं। एक ऑडियंस के लिए कर रहे हैं, तो वो ऑडियंस कैसी है। वो आर यू राइटिंग फॉर, आप किसके लिए लिख रहे हैं, आप है कौन जो लिखने वाले हैं। वट डू दे नाउ अबाउट दी टॉपिक, और जो जिसके लिए लिख रहे हैं या जिनके लिए लिख रहे हैं वो इस टॉपिक के बारे में कितना जानता है। वट डू दे नीड टू नाउ, और अगर ये जानते हैं कुछ ना कुछ तो उनको और क्या चीज़ जानने की ज़रूरत है इस टॉपिक पर। तो आपने ये सारी चीज़ें बहुत ही जहन में बैठा लेनी है कि आप, यानी आसान लफ्ज़ों में बताऊं कि आप एक बंदे के लिए लिख रहे हैं तो उसको आपका पता होना चाहिए कि आप कौन हो। ठीक है, ठीक है। फिर आपको पता होना चाहिए कि वो रीडर कौन, चलें आप उसको आपका नहीं भी पता, लेकिन आपको पता होना चाहिए वो ऑडियंस कहाँ से है, मसलन उसका बिहेवियर थोड़ा सा तो आइडिया होना चाहिए। फिर अगर बहुत सारी ऑडियंस है तो ये पता होना चाहिए ऑडियंस किस इलाके से हैं या फिर इनका नेचर कैसा हो सकता है। फिर ये कि आप लिख रहे हैं तो उनको इस टॉपिक का पता है कि नहीं है। फिर ये भी वो आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि अगर इनको इस टॉपिक का पता है तो कौन सी चीज़ मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ जिनके बारे में ऑडियंस को नहीं पता। पहली टिप ये होगी। थिंक अबाउट योर पर्पज़, आपके लिखने का पर्पज़ क्या है, मकसद क्या है, उसके बारे में आपने लिखना है। व्हाट डू यू वांट योर रीडर टू डू आफ्टर दे रीड योर राइटिंग। कहता है कि व्हाट डू यू वांट योर रीडर, आप अपने रीडर के लिए क्या चाहते हैं जब वो आपकी राइटिंग को पढ़ चुके। फिर डू यू वांट देम टू अंडरस्टैंड समथिंग, टेक एक्शन और सिंपली बी इंटरटेनमेंट। यहाँ पर 3 टाइप्स आ जाती हैं जब आपकी वो राइटिंग पढ़े, कुछ ना कुछ कर गुजरे। ठीक है, ये आपकी आ जाती है। आप कह सकते हैं कि आप किसी चीज़ को जो है ना वो अपने रीडर को जोश व जज्बा दिलाना चाहते हैं। ठीक है, एक मोटिवेशनल स्पीकर का ये काम होता है। टेक एक्शन वो कोई ना कोई अमल करे। अब इसमें आ जाता है कि अगर आप अपनी कंपनी की कोई ना कोई आप प्रोडक्ट लेके जा रहे हैं और उसे कहते हैं रीडर को कि ये ख़रीदें, तो रीडर कुछ इस तरह से उसे पढ़े कि उसका दिल करे जी मैं अब ख़रीदूँगा, और वो ख़रीद ले, एक्शन ले ले। फिर सिंपली बी इंटरटेनमेंट, ये हमारे पास तीसरी कैटेगरी आ जाती है कि आप, जैसे हमारे पास वो स्टैंड अप कॉमेडियन होते हैं कि लोगों को इंटरटेन करने के लिए क्या करते हैं, कुछ ना कुछ लिखते हैं। सॉरी, स्लाइड अगली चली गई। चलें जी, अपने नेक्स्ट हम चलते हैं अपने अगले जो है ना वो टिप की तरफ। तो कहता है ऑर्गेनाइज योर थॉट्स। आपने जितना भी सोचा ना, ये हमें बार बार पॉइंट आ रहा है, ऑर्गेनाइज योर थॉट, क्योंकि आप जो भी लिखना चाहते हैं उससे पहले आप कुछ ना कुछ सोचते हैं और सोचने के बाद आप कोई ना कोई प्लान बनाते हैं। तो आपने जो भी प्लान बनाया उसको अच्छी तरह से उसके बारे में पहले सोच लें कि आपने जो प्लान बनाया है वो कहाँ पर इम्प्लीमेंट होगा, किस टाइम पर होगा, और आपने ऑर्गेनाइज करना है और क्लियर करना है अपने लॉजिक को। फिर हमारे पास यूज़ क्लियर एंड कंसाइज लैंग्वेज, वही बात आ जाती है। आपने जर्गन वर्ड्स यूज़ नहीं करने, टेक्निकल टर्म्स यूज़ नहीं करनी, आसान लफ्ज़ यूज़ करने हैं, और ऐसे आसान लफ्ज़ यूज़ करने हैं जो हर एक मसलन रोज़ाना की जो है लैंग्वेज हो और इजी टू रीड हो और अंडरस्टैंडेबल हो। फिर हमारे पास आ जाता है लास्ट जो यूज़ विजुअल। अब यूज़ विजुअल जो है ना, ये बहुत ज़्यादा इसकी ज़्यादातर डिमांड आती है। क्यों आती है? क्योंकि इसमें आप डायग्राम्स का इस्तेमाल करते हो, फिर आप ग्राफ्स का इस्तेमाल करते हो, आप चार्ट्स का इस्तेमाल करते हो। तो यूज़ विजुअल, आप विजुअल का इस्तेमाल करते हो कि आप जो है ना ख़ुद भी पॉइंट पर रहो और आप ईज़ियर करो अपने जो है ना वो रीडर्स को कि वो रीड कर सके और समझ सके आप कहना क्या चाह रहे हो। तो ये हमारा जो है ना इसका टिप्स हैं कुछ, और ये आपके पास ऑलमोस्ट 6 टिप्स हैं। आपने इसको अच्छी तरह से ध्यान से पढ़ लेना, और इसमें मुझे उम्मीद है आपके सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट, आप मिस्टेक इन राइटिंग इन रीडर सेंटर्ड। जब भी आप आप राइट कर रहे हो रीडर सेंटर्ड वे में, तो आपने कौन सी मिस्टेक को जो है ना वो अवॉइड करना है, उसके बारे में लिखा हुआ है। तो उसका हम आंसर देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है नॉट नोइंग योर ऑडियंस। आपने क्या करना है कि आप जब अपने जो है ना वो ऑडियंस को नहीं जानेंगे कि वो क्या चाहते हैं, तो आप अच्छी तरह से लिख नहीं पाएंगे। ठीक है जी, उनकी ज़रूरियात के मुताबिक उनको कंटेंट नहीं दे पाएंगे। फिर हमारे पास, अगर आपके पास क्लियर पर्पज़ नहीं है ना, तो आप इधर उधर भटक जाएंगे। तो ये भी आपको जो है ना कॉमन मिस्टेक आ जाती हैं कि आप अपने जो है ना वो
रीडर के लिए नहीं लिखते। यू वांट बी एबल टू राइट इन अ वे प्रोसेसिव और एंगेजिंग, कि आप अपने जो रीडर को एंगेज नहीं कर पाते। फिर हमारे पास नॉट ऑर्गेनाइजिंग थॉट्स, एंड फिर हमारे पास यूज जर्गन और टर्म। इफ़ यू यूज जर्गन और टेक्निकल टर्म दैट योर रीडर मे बी अंडरस्टैंड, यू विल बी एलानाइट एलाइनेट दैम एंड मेक योर रीडर लेस इफेक्टिव। तो आगे आ जाता है नॉट यूजिंग विजुअल। तो विजुअल ग्रेट वे टू break up your text and make it more engaging. If you don't use visual, your writing may be boring and difficult to read. तो ये था जी हमारे पास जो नुकसान होते हैं अगर आप अच्छी तरह से प्रेजेंट नहीं करते। आगे आ जाता है व्हाट इज़ ऑडियंस एनालिसिस। हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर है व्हाट इज़ ऑडियंस एनालिसिस। तो ऑडियंस एनालिसिस के बारे में हम आंसर ढूंढते हैं। तो हमारे पास ऑडियंस एनालिसिस इज अ प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग योर ऑडियंस सो दैट यू कैन tailor your writing to their needs and interests. It is a critical step in writing process as it can help you improve the clarity, conciseness and processiveness of your writing. कहता है कि ऑडियंस एनालिसिस क्या है। ऑडियंस एनालिसिस होता है कि आप अपने जो है ना वो ऑडियंस को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, ठीक है, उसको देख रहे हैं कि वो आप उसको क्या क्या ज़रूरत है, उसका क्या इंटरेस्ट है, क्या आप जो लिख रहे हैं उसके इंटरेस्ट के मुताबिक है, उसकी ज़रूरियात के मुताबिक है। और ये जो स्टेप है ना हमारे पास बहुत ही ज़्यादा अहम है आपके जो राइटिंग प्रोसेस के लिए, जिसे आप क्या करते हो अपने राइटिंग में क्लैरिटी लाते हो, कंसाइजनेस लाते हो, प्रोसेसिवनेस लाते हो, आप इंगेज कर पाते हो अच्छे से जो अपने ऑडियंस को। नेक्स्ट हम चलते हैं व्हाट आर दी सम फैक्टर्स ऑफ कंसाइडर व्हेन कंडक्टिंग एन ऑडियंस एनालिसिस। आप जब भी किसी ऑडियंस का एनालाइज ले रहे हो तो कौन से फैक्टर्स आपको सबसे पहले सामने रखने चाहिए, यानी आप जब भी ऑडियंस के बारे में जानने लगें तो यहाँ पर कुछ हमारे पास फैक्टर्स हैं जो आपने ध्यान में रखना है कि आपने ऑडियंस का आपने क्या लेना है, नॉलेज लेवल लेना है कि ऑडियंस कितना जानते हैं, ठीक है, रीडर कितना जानता है। ऑडियंस लगा ले, रीडर लगा ले, जो मर्ज़ी लगा ले, होते तो ऑडियंस ही है ना। तो ऑडियंस कितना जानता है, आप 10th क्लास से के बच्चे से मुखातिब है, 11th क्लास के बच्चे, फर्स्ट ईयर के क्लास से बच्चे के साथ मुखातिब है, आप यूनिवर्सिटी के बच्चे के साथ मुखातिब है, या फिर आप नर्सरी के बच्चे के साथ मुखातिब है। तो आपने लेवल सबसे पहले चेक करना है उसके पास नॉलेज कितना है। फिर हमारे पास आ जाता है दी ऑडियंस इंटरेस्ट। ऑडियंस किस चीज़ में इंटरेस्ट रखते हैं उसके मुताबिक आपने आपका पर्पज़ एक ही हो लेकिन लिखने का आपका जो तरीका वो थोड़ा सा बदल जाता है। फिर हमारे पास ऑडियंस एक्सेप्टेशन, ये भी आप बात रखना है कि आपके जो राइटिंग है उससे ऑडियंस क्या एक्सेप्ट कर रहे हैं, कि आप अच्छा लिखेंगे, किस तरह सा लिखेंगे, इंटरटेनमेंट का लिखेंगे, या फिर अब आप एक इंटरटेनमेंट का लिखते हैं, पहले लिखते आए हैं और बाद में आप सैड लिखना शुरू कर देते हैं, ये आप एक्सेप्टेशन को हर्ट कर रहे हैं। तो आपने एक्सेप्टेशन को साथ साथ रख के चलना है। फिर आपके पास आ जाता है ऑडियंस बेसिस। आपने देखना है कि आपके ऑडियंस किस बेस पर है, वही बात आ जाती है जो मैंने पहले कर दी। तो ये हमारे पास कुछ फैक्टर्स हैं जो हमारे पास होने चाहिए जो कंडक्ट करते हैं ऑडियंस एनालिसिस को। फिर हमारे पास आ जाता है ऑडियंस पर्पस। ऑडियंस का पर्पस क्या है, जो रीडर आपको रीड करने वाला है आपकी रीडिंग को, तो आपको क्या जो चाहता है, आपको वो खुशी चाहता है, वो दिल बहलाना चाहता है, वो क्या करना चाहता है, वो उसका कोई मकसद है, वो कोई ना कोई स्किल सीखना चाहता है आपकी राइटिंग से। तो आपने सारी ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। व्हाट इज़ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। हमारे पास इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या है उसके बारे में हम उसका आंसर जानते हैं। तो हमारे पास इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ exchanging information in the way that is clear, concise and understandable. It is critical skill both personal and professional life. कहते हैं कि हमारे पास इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या है, जिसमें आप एक्सचेंज कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन को, इन्फॉर्मेशन इस तरह से दे रहे हैं कि वो क्लियर और कंसाइज और अंडरस्टैंडेबल हो, बिल्कुल आसानी से समझ आ जाए। और ये आप चाहे प्रोफेशनल लाइफ में हो चाहे आप पर्सनली किसी से जाके मिले, तो ये दोनों तौर पर एक इफेक्टिवनेस में आएगी। यानी अगर एक बंदा बड़े आराम व तहम्मुल से आप बड़े आराम व तहम्मुल से किसी से बात करता है तो वो क्या है, वो इफेक्टिव कम्युनिकेट कर रहा है। और एक बंदा है कि वो जो है जाते ही गालियाँ निकालना शुरू करता है, तो कहाँ इफेक्टिव कम्युनिकेशन है। ये आपकी कम्युनिकेशन पर बेस करती है कि आप किसी से जाके मिलते हैं तो एक किस तरह से महज़ब तरीके से मिलते हैं, या फिर एक जो है ना जानवरों की तरह मिलते हैं। तो ये कम्युनिकेशन में आता है। होता है दोनों कम्युनिकेशन है, लेकिन इफेक्टिव कैसे बनती है, जब आप एक अच्छे तरीके से मिलेंगे तो वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगी। चलें जी नेक्स्ट हम चलते हैं। कहता है व्हाट आर द मेन टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अगर आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन करना चाहते हैं तो उसके मेन आपने ऑब्जेक्टिव्स लिखने हैं। उनके ऑब्जेक्टिव कौन कौन से होंगे, तो सबसे पहले जो ऑब्जेक्टिव आ रहा है तो इन्फॉर्म, किसी चीज़ के बारे में किसी बंदे को इन्फॉर्मेशन देना, तो ये भी पहले ही आ जाती है। फिर हमारे पास आता है टू परसूड टू बिलीव
अचीव और डू समथिंग। परसूड किसी चीज़ को अर्ज करना, किसी को अपनी तरफ मुतवज्जा करना, कन्वेंस करना कि आपने क्या करना है, कि आपने ये चीज़ करनी है, आपने अपने आप पर यकीन रखना है, यहाँ पे आपने अच्छी तरह से पढ़ के जाना है। तो मैं आपको अगर अर्ज करूँगा, आपको मोटिवेशन दूंगा, तो ये हमारे पास परसूड में आता है। फिर हमारे पास ट्रू एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट किसी चीज़, किसी बंदे को हंसाना, किसी बंदे को जो है ना वो हंसाना, उसके मुंह पर स्माइल लाना, ये हमारे पास ट्रू एंटरटेनमेंट में आ जाता है। तो ये हमारे पास 4 ऑब्जेक्टिव होते हैं किसके, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के। चौथा रह गया था, टू बिल्ड अ रिलेशनशिप। आप जब किसी के साथ मिलते हैं, दोस्ती वगैरह करना चाहते हैं, तो इसमें भी हमारे पास क्या आता है, अफेक्टिव कम्युनिकेशन आता है। आप अच्छे से मिलेंगे तो वो अगला बंदा आपसे दोस्ती करना चाहेगा। तो ये हमारे पास अफेक्टिव कम्युनिकेशन में एक और फैक्टर आ जाता है। तो हमारे पास 4 फैक्टर्स हैं, आपने अच्छी तरह से ध्यान से देख लेने हैं कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं अफेक्टिव कम्युनिकेशन के। चलिए जी नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट आर सम टिप्स फॉर अचीविंग द 4 ऑब्जेक्टिव ऑफ अफेक्टिव कम्युनिकेशन। पीछे मैंने जो भी अफेक्टिव कम्युनिकेशन की, जिसमें आप परसूट करना चाहते हैं, जिसमें आप किसी बंदे को इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, जिसमें रिलेशनशिप रखना चाहते हैं, या फिर किसी चीज़ को एंटरटेनमेंट करना चाहते हैं, 4 हमारे पास थी। तो इसके जो है ना आप टिप्स दी गई हैं कि आप उनको और ज़्यादा इफेक्टिव कैसे बना सकते हैं, आप उनको और ज़्यादा इफेक्टिव कैसे बना सकते हैं उसके बारे में। तो हमारे पास यहाँ पर कुछ टिप्स दी गई हैं। सबसे पहले नो योर ऑडियंस। आपने ऑडियंस को देखना है कि आप जिस बंदे को इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, आपका टॉपिक क्या है और वो आपके बारे में क्या जानता है, या फिर आप उसके बारे में क्या जानते हो, वो किस नेचर का बंदा है। तो इसमें आपके पास नो योर ऑडियंस है, यानी जिससे आप दोस्ती करना चाहते हो, आप देखें कि उसको क्या ज़रूरत है, किस दोस्त की ज़रूरत है, या फिर वो कैसा बंदा है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन अच्छी तरह से लेना। फिर बी क्लियर एंड कंसाइज। आप जो भी बात करना चाहते हैं, आपने अच्छी तरह से सिंपल वर्ड्स में करनी है, जर्गन वर्ड्स यूज़ नहीं करने, टेक्निकल टर्म्स यूज़ नहीं करनी। फिर हमारे पास बी परसेसिव। क्या, आप उस बंदे को एविडेंस दे सकें किसी ना किसी बात का। सपोर्ट योर कॉम। जो आप बात कर रहे हैं उस चीज़ का एविडेंस दें, जी ये मैं जो बात कर रहा हूँ वो सही है। अपने जो गोल्स वगैरह आप जो चाहते हैं उससे वो क्लियर करें, जी मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ, क्यों करना चाहता हूँ ये भी बताएं, और किस तरह मसलन भी अच्छी तरह से आप गोल उसको क्लियर करें। फिर हमारे पास आ जाए बी एंटरटेनिंग। आपने जो भी बात करती हैं उसमें थोड़ी बहुत जो है ना स्टोरी टेलिंग बात हो, थोड़ा बहुत मजाक हो, थोड़ी बहुत इंटरेस्टिंग हो, ताकि अगला बंदा आपकी तरफ कायल हो, आपकी तरफ आए। अगर आप सीधे सीधे जाके बात करना शुरू कर दें तो ना उसमें थोड़ा बहुत ह्यूमर हो, ना फिर आप थोड़ी बहुत स्टोरी टेलिंग हो, तो आपका क्या होगा कि आपका जो है ना वो कम्युनिकेशन इफेक्टिव ज़्यादा नहीं होगी, बंदा अगला बोर होगा। चलें जी अपने नेक्स्ट हम चलते हैं। व्हाट आर दी मेजरेबल ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव कौन से हैं जी, उसके आंसर की तरफ चलते हैं कि हमारे पास मेजरेबल ऑब्जेक्टिव क्या है। मेजरेबल ऑब्जेक्टिव आर ऑब्जेक्टिव दैट कैन बी क्वान्टिफाइड और मेजर्ड। कहता है ऐसे ऑब्जेक्टिव जो कि क्वान्टिफाइड, जो जिनकी क्वांटिटी देखी जाए कि इनकी क्वांटिटी क्या है, और मेजर्ड, और जो मेजर किए जा सकें। दे आर इंपॉर्टेंट बिकॉज दे प्रोवाइड अ वे टू ट्रैक प्रोसेस एंड इंश्योर द गोल्स आर बीइंग मेट। कहता है कि ये आपको बताते हैं कि आप जो ट्रैक चल रहे हैं उसकी प्रोग्रेस क्या है, आप कितना जो है ना वो प्रोग्रेस हासिल कर चुके हैं, और ये भी इंश्योर करते हैं कि आपके गोल्स क्या हैं टू मेट। फिर हमारे पास राइटिंग द ऑब्जेक्टिव। आपके मेजर ऑब्जेक्टिव कौन से हैं, तो सबसे पहले बेनिफिट ऑफ यूजिंग मेजरेबल ऑब्जेक्टिव। आप जब मेजरेबल ऑब्जेक्टिव, ऐसे ऑब्जेक्टिव जो आप देखें ऑब्जेक्टिव कौन से होते हैं, मैं आपको थोड़ा बहुत ऑब्जेक्टिव बता देता हूँ। आप कहते हैं कि मैंने साइंसदान बनना है, तो आपके पास क्या वो सोर्सेज हों, चलें सोर्सेज ना भी हों, आप देखें कि आप किस प्रोसेस से आप जो है ना वो साइंसदान बन सकते हैं, तो वो मेजरेबल है, आप मेजर कर सकते हैं। लेकिन आप कहें मैं सुपरमैन बनना है, तो सुपरमैन तो आप नहीं ना बन सकते, सुपरमैन नहीं बन सकती। तो ऐसे जो मेजरेबल हों, जो वाकई में ऑब्जेक्टिव आप गेन कर सकें, उन्हें हम मेजरेबल ऑब्जेक्ट्स का नाम देते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि इस बात से मुझे याद आया, कोशिश करेंगे हम थोड़ा बहुत इंटरटेनमेंट वाला भी प्रोसेस लाएं। वैसे इंटरटेनमेंट की मैंने एक वीडियो अपलोड की है, आप जब एग्ज़ाम दे लें तो आप लाजमी देखिएंगे, जिसमें मैंने लिखा हुआ है ट्राई टू रोस्ट द स्टूडेंट्स। वो फुल इंटरटेनिंग जो वीडियो है, आप लाजमी उसे देखिएगा। चैनल पर ही आपको मिल जाएगी, जब आप स्क्रॉल करेंगे दरमियान में जाके कहीं पर ना वो है टू एंटरटेन दी रोस, उस पर डॉक्टर की एक तस्वीर छपी हुई है, बाकायदा थंबनेल भी बहुत अच्छा सा। मैं एंड पे भी उसका जो है ना लिंक दे दूंगा, आपने अच्छी तरह से देखनी, उम्मीद आप जो है ना उससे भी इंटरटेन होंगे, लेकिन देखनी आपने जो है ना वो एंड पर है। फिर आर यूजिंग मेजरेबल ऑब्जेक्टिव एंड इंक्लूडिंग। इसमें हमारे पास क्या आता है कि नेक्स्ट हमारे पास आता है इंक्रीज अकाउंटेबिलिटी मेक ऑब्जेक्टिव इट क्लियर व्हाट इज़ एक्सेप्टेड विच कैन हेल्प टू इंक्रीज अकाउंटेबिलिटी।
मतलब कि आप जो ऑब्जेक्टिव ले रहे हैं वो कितनी देर में क्लियर हो सकेगा, आप क्या उससे एक्सेप्ट कर रहे हैं, हर चीज़ एक्सेप्टेड हो और आपने वक्त का तो यहीं रखना है। यानी मैंने 5K सब्सक्राइबर करने हैं मुकम्मल, तो 5K सब्सक्राइबर मैंने किस वक्त करने हैं, कितना टाइम लगेगा, कब लगेगा, ये तो आपकी स्पोर्ट से होगा, तो ये भी इसमें आ जाता है। फिर हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है इम्प्रूव फोकस। आपने फोकस इंप्रूव करना, यानी आप जो चीज़ करना चाह रहे हैं उस पर फोकस अपना इंप्रूव रखना है, अपनी एफर्ट्स को जारी रखना है। यही ना हो आप थोड़ा बहुत आप 1K पे चले गया मेरा सब्सक्राइब तो मैं ढीला पड़ गया जी, चलें जी अब चला गया तो बस अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। तो इस तरह से नहीं, आपने अपनी आपने जो भी गोल्स बनाए हुए हैं उस पर फोकस रहना है आपने, तो इम्प्रूव करना अपने फोकस को। फिर बेटर डिसीजन मेकिंग, आप जो भी ले रहे हैं उसको, आप कह रहे हैं मैंने डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, आप वो डिसीजन ले जो कि अच्छा डिसीजन हो, जो कि मेजरेबल हो। आपने अच्छी तरह से डिसीजन लेना कि आप क्या बनना चाहते हैं, आपके पास कितने सोर्सेज होंगे, कल को आपके साथ क्या हो सकता है, इस तरह से आपने बेटर डिसीजन लेने हैं। फिर इम्प्रूव कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन जब फिर आप बात आ जाती है कम्युनिकेशन की, तो कम्युनिकेशन तो लाजमी इम्प्रूव कम्युनिकेशन, प्रोवाइडिंग या कॉमन अंडरस्टैंडिंग ऑफ गोल्स एंड एक्सेप्शन, तो ये हमारे पास मेन ऑब्जेक्टिव थे। फिर हमारे पास हाउ टू राइट अ मेजरेबल ऑब्जेक्टिव, हम जो मेजरेबल ऑब्जेक्टिव है उनको कैसे राइट कर सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं। तो व्हेन राइटिंग अ मेजरेबल ऑब्जेक्टिव इट इज़ इम्पोर्टेंट टू यूज स्पेसिफिक क्वान्टिफाइएबल, अचीवेबल, रेलिवेंट एंड टाइम बाउंड, यानी स्मार्ट। टाइम बाउंड क्या होता है, स्मार्ट होता है इसमें आपके पास टाइम बाउंड लैंग्वेज। आपने क्या करना है, जब भी आप मेजरेबल ऑब्जेक्टिव लिख रहे हैं तो उसमें जो चीज़ें स्पेसिफिक हैं वो क्वान्टिफाइएबल है, फिर हमारे पास अचीवेबल है, फिर हमारे पास रेलिवेंट है और टाइम बाउंड है। फिर हमारे पास स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव शुड बी स्पेसिफिक एंड क्लियरली डिफाइंड। फिर हमारे पास आ जाता है क्वान्टिफाइएबल, ऑब्जेक्टिव शुड बी मेजर एंड हैव अ स्पेसिफिक टारगेट। फिर हमारे पास आ जाता है अचीवेबल, कि ऑब्जेक्टिव शुड बी चैलेंजिंग बट अचीवेबल। आप जो भी लिख रहे हैं वही बात आ जाती है कि अचीवेबल होना चाहिए। मैं बार बार नहीं दोहराऊंगा, मैं सारी चीज़ें पहले ही दोहरा चुका हूँ। स्पेसिफिक क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव शुड बी मेजरेबल है, वह स्पेसिफिक टारगेट, एक अच्छा टारगेट होना चाहिए, स्पेसिफिक टारगेट होना चाहिए और अचीवेबल होगा। और फिर रेलिवेंट टू ऑब्जेक्टिव, जो भी आप जो ऑब्जेक्टिव है वो रेलिवेंट हो, ओवरऑल गोल जितने भी आप दरमियान में काम करेंगे वो उसके रेलिवेंट हो। फिर हमारे पास टाइम बाउंड आ जाता है, ऑब्जेक्टिव शुड हैव अ स्पेसिफिक डेडलाइन, कि आप इतनी देर में ये ऑब्जेक्टिव मुकम्मल करेंगे। यानी मैं कहता हूँ मैं अगले 5-6 महीनों में या अगले 3 महीनों में या अगले 2 महीनों में 5K सब्सक्राइबर कर लूँगा, 4K सब्सक्राइबर कर लूँगा, तो मेरे पास एक स्पेसिफिक डेडलाइन होनी चाहिए कि भाई उसके लिए फिर मुझे उतनी एफर्ट भी करनी पड़ेगी, उतनी मेहनत भी करनी पड़ेगी। तो ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स में आ जाता है। चलें जी, वट आर 7CS। हमारे पास 7CS क्या है इफेक्टिव कम्युनिकेशन के, तो उसकी तरफ देखते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और अगर आपने हमारी अभी तक ये वीडियो लाइक नहीं की तो किस बात का आप इंतज़ार कर रहे हैं। और अगर आपने कमेंट नहीं किया तो आधी वीडियो तो गुजर चुकी है, तो आप कमेंट करें यार, जल्दी बताएं कि आपने क्या क्या अभी तक गेन किया, आपको क्या क्या समझ आया। अगर कोई टॉपिक समझ नहीं आए तो मैं उसको दोबारा समझाने के लिए तैयार हूँ। चलें जी, सबसे पहले है हमारे पास कंप्लीटनेस। योर मैसेज शुड बी कंप्लीट एंड प्रोवाइड ऑल इंफॉर्मेशन डैट योर ऑडियंस नीड। आपका जो मैसेज है वो कंप्लीट होना चाहिए और तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन देनी चाहिए जो जो ऑडियंस को ज़रूरत है। फिर हमारे पास क्लैरिटी, आपका जो मैसेज है ना वो क्लियर होना चाहिए, अच्छे से समझ आना चाहिए। उसमें आपने जर्गन एंड टेक्निकल टर्म्स का इस्तेमाल नहीं करना, जो चीज़ ऑडियंस को समझ ना आए। नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सिजनेस आ जाता है, टू द पॉइंट होना चाहिए। आपने जो भी वर्ड्स हैं ना और फ्रेजेस हैं अननेसेसरी जो इसमें नहीं आ रहे हैं वो आपने जो है ना वो स्किप करने हैं, आपने फालतू के वर्ड्स उसमें नहीं लाने। फिर हमारे पास कोर्टसी आ जाता है, यू शुड बी कोर्टियस रिस्पेक्टफुल। आपको नरम दिल होना चाहिए, रिस्पेक्टफुल होना चाहिए, आराम और तहम्मुल से बात करनी चाहिए, हम्बली बात करनी चाहिए। और एक ऑफेंसिव और डीमीनिंग जिसका कोई मतलब ही नहीं है और बगैर कोई ऑफेंसिव के जो है ना आपने बात करनी है। फिर हमारे पास करेक्टनेस आनी चाहिए, तो करेक्टनेस आपकी ग्रामर, स्पेलिंग्स और पंक्चुएशन सही होनी चाहिए, जो कि मेरी बिल्कुल नहीं सही लेकिन आपकी ये चीज़ें बिल्कुल ठीक होनी चाहिए।
तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी, योर मैसेज शुड बी क्रेडिबल एंड बिलीवेबल, यूज एविडेंस टू सपोर्ट योर क्लेम्स एंड अवॉइड मेकिंग एनी फॉल्स और मिसलीडिंग स्टेटमेंट। ऐसी स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए जो गलत हों और मिसलीड करें, और आपने जो है ना एविडेंस के साथ अपने जो आपका जो दावा है उसे जो है ना वो सपोर्ट करना है। तो हमारे पास 7 कौन सी हैं? सबसे पहले कंप्लीटनेस, मैसेज कंप्लीट होना चाहिए। क्लैरिटी, मैसेज में क्लैरिटी होनी चाहिए। कंसिजनेस, टू द पॉइंट होना चाहिए। फिर हमारे पास कोर्टेसी, कोर्टेसी का मतलब ये है कि रिस्पेक्टफुल होना चाहिए। फिर हमारे पास करेक्टनेस, आपके जितने भी हैं उसमें ग्रामेटिकल एरर नहीं होने चाहिए। पंक्चुएशन बिल्कुल ठीक होनी चाहिए जो कि मेरी नहीं है। फिर हमारे पास स्पेलिंग होनी चाहिए। फिर हमारे पास क्रेडिबिलिटी आ जाती है। नेक्स्ट चीज़ चलते हैं अपने बेनिफिट क्या होंगे इन CS7 हमारे पास जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं। सबसे पहला बेनिफिट आता है इंक्रीज अंडरस्टैंडिंग। व्हेन यू कम्युनिकेट क्लियरली, कंसिस्टेंटली, concisely, your audience is more likely to understand your मैसेज। आप जब अच्छे तरीके से बात करें, कंसाइज तरीके से बात करेंगे तो आपके जो ऑडियंस है आपको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर पाएगी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इम्प्रूव रिलेशनशिप। आपका जो रिलेशनशिप है ऑडियंस के साथ वो अच्छा बन जाएगा और ऑडियंस आपको पसंद करेंगे। जैसे आप मुझे माशाल्लाह बहुत पसंद करते हैं, नीचे कमेंट आते हैं तो दिल खुश होता है कि आप तारीफ़ करते हैं जब, तो बहुत ही ज़्यादा जो है ना दिल खुश होता है। तो 1-2 और कर दें जनाब। फिर इंक्रीज क्रेडिबिलिटी, आपकी जो करेक्टली क्रेडिबिलिटी होता है। बिल्ड योर ट्रस्ट, आपके जो ट्रस्ट करते हैं आप पर ऑडियंस के, ये हमें अच्छा ही कंटेंट देगा, हमें अच्छी जो इन्फॉर्मेशन फ्राहम करेगा। फिर इनहेंस प्रोडक्टिविटी, आप जो इफेक्टिव होती है, यू गेट थिंग्स डन मोर एफिशिएंटली, तो आपकी प्रोडक्टिविटी सही हो जाती है। फिर 7CS आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं इन योर लाइफ, अपने लाइफ में, उसके बारे में लिखा हुआ है। तो चलें जी उसे अच्छी तरह से देख लेते हैं कि आप टिप्स यहाँ पर कुछ हैं कि आप 7CS को कैसे जो है ना वो अप्लाई कर सकते हैं। बी क्लियर एंड कंसाइज, आप बिल्कुल अपनी जो भी बात करें उसमें क्लियर रहें और टू दी पॉइंट बात करें। आप बुरे अल्फाज, ऑफेंसिव अल्फाज यूज़ ना करें, अपना जो है ना वो जर्गन और टेक्निकल टर्म्स भी इस्तेमाल ना करें, और हमेशा पॉइंट की तरफ रहें, और किसी को रैम्बलिंग करने से जो है ना वो बाज रहें। फिर हमारे पास बी कोर्टियस एंड रिस्पेक्टफुल, आप जिससे भी बात करें उसकी इज़्ज़त तो एहतराम जो है ना वो अपने सामने रखें। कभी भी ऑफेंसिव एंड डी मीनिंग बातें ना करें, बेमानी, और आप जो है ना वो गंदे अल्फाज यूज़ ना करें। और माइंडफुल योर ऑडियंस फीलिंग्स, और आप जिस बंदे से बात कर रहे हैं ना उसकी फीलिंग्स को भी आगे रखें कि आप किस बंदे से बात कर रहे हैं, उसकी फीलिंग्स कैसी हैं, इन चीज़ों को भी आगे रखना है। फिर बी करेक्ट, आपने जो भी बात करनी है टू द पॉइंट करनी है, अपने स्पेलिंग्स को अच्छा रखना है, अपने ग्रामर को अच्छा रखना है, अपनी पंक्चुएशन को अच्छा रखना है, और प्रूफ रेड जो है ना वो बात करनी है, यानी उसमें जो है ना प्रूफ हो जो भी आप बात कर रहे हैं, केयरफुली आपने जो भी है ना वो बात करनी। फिर बी क्रेडिबल, फिर वही बी क्रेडिबल आ जाता है। व्हेन यू कम्युनिकेट बी क्रेडिबल, यूज़ एविडेंस टू सपोर्ट योर क्लेम, वही बात आ जाती है बार बार। 4 क्वालिटीज़ ऑफ गुड राइटिंग, आप जब राइट कर रहे हो तो उसके में 4 क्वालिटीज़ होती हैं। वो कौन कौन सी हैं? सबसे पहले आ जाता है एक्यूरेसी। आप जब भी बात करें, जब भी कुछ लिखें तो उसमें एक्यूरेसी होनी चाहिए। योर राइटिंग शुड बी एक्यूरेट एंड ट्रूथफुल, आप जो भी लिख रहे हैं वो एक्यूरेट हो, ट्रूथफुल हो। दिस मीन्स दैट यू शुड यूज़ फैक्ट्स एंड एविडेंस टू सपोर्ट योर क्लेम्स। आप जो भी दावा कर रहे हैं वो जितने भी प्रूफ हों, वो आप जितने भी फैक्ट्स हों, ऐसे एविडेंस पैदा करें जो उसको सपोर्ट करें। फिर हमारे पास यू शुड अवॉइड मेकिंग एनी फॉल्स और मिसलीडिंग स्टेटमेंट, आपने कोई भी फॉल्स, गलत बात और मिसलीडिंग स्टेटमेंट, ऐसी स्टेटमेंट नहीं देनी जो किसी को गलत रास्ते पे ले जाएं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है क्लैरिटी, आप जो भी आप लिख रहे हैं वो बिल्कुल क्लियर हो, इजी टू अंडरस्टैंड हो, वो बिल्कुल आसानी से जो है ना समझ आ जाए। दिस मीन्स डैट यू शुड यूज़ सिंपल लैंग्वेज, अवॉइड जर्गन और टेक्निकल टर्म्स डैट योर ऑडियंस में नॉट अंडरस्टैंड। यू शुड आल्सो अवॉइड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड शुड मेक श्योर डैट योर राइटिंग फ्लो स्मूथली। आप जो भी लिख रहे हैं वो बिल्कुल स्मूथली हो, सादा हो, बिल्कुल एक लय में हो। फिर उसके बाद ये भी आपने ध्यान में रखना है कि आप कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर इस्तेमाल ना करें, यानी पहली बात कहेंगे कि दूसरी बात कहेंगे कि, फिर तीसरी बात ये कि आप टेक्निकल और जर्गन वर्ड्स का इस्तेमाल ना करें, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज का इस्तेमाल करें। और यही हमारे पास जो है ना इस चीज़ को क्लियर बनाएगा, क्लैरिटी लाएगा।
फिर हमारे पास कॉन्सिसनेस, टू द पॉइंट हो, आपने कोई भी चीज़ है ना उसे अवॉइड करना है रिपीट करने से। फिर हमारे पास पॉइंट जो है ना आराम से जो भी आप बात करें कोशिश करें जल्द अज जल्द उस पॉइंट पर आप आ जाएं। फिर हमारे पास कोहेरेंस होना चाहिए। कोहेरेंस क्या होता है? योर राइटिंग शुड बी कोहेरेंट एंड इजी टू फॉलो। डैट मीन्स योर आइडियाज शुड बी वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड डैट योर सेंटेंस शुड फॉलो स्मूथली फ्रॉम वन टू नेक्स्ट। अब कोहेरेंट क्या है कि आपने जो भी लिखा है वो वेल ऑर्गेनाइज हो, एक अच्छे तरीके से लिखा हो, ऑर्गेनाइज तरीके से लिखा हो, और क्या हो कि आपके सेंटेंस जो है ना वो स्मूथली रन कर रहे हो, यानी एक सब्जेक्ट से दूसरे की तरफ, दूसरे से तीसरे की तरफ, इस तरह से। एंड यू आल्सो यूज़ ट्रांसिशन वर्ड्स एंड फ्रेज। आप जब भी एक बात से दूसरी बात पर जा रहे हों तो आपको ट्रांजिशन वर्ड्स का इस्तेमाल करना चाहिए। अब ट्रांजिशन वर्ड्स कौन से होते हैं? ऐसे वर्ड्स जैसे मैं यहाँ पर जब भी बात कर रहा होता हूँ तो या फिर अब इसमें तो मैं यूज़ नहीं करता, लेकिन कुछ वीडियोस ऐसी होती हैं जब दिन से रात होनी होती है तो उसमें कुछ इफेक्ट आ जाता है, तो वो ट्रांजिशन होती है कि ऐसी चीज़ जिसमें महसूस ही ना हो कि आपने बात भी चेंज किया कि नहीं की। तो इस तरह से भी वर्ड्स होते हैं जो ट्रांजिशन के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। चलें जी, वट इंश्योर डैट योर राइटिंग इज़ एक्यूरेट। वो कौन सी चीज़ है जो इंश्योर करती है, जो यकीन दहानी दिलाती है कि आपकी राइटिंग जो है वो एक्यूरेट है? तो उसकी तरफ चलते हैं। सबसे पहले, टू इंश्योर योर राइटिंग इज़ एक्यूरेट यू शुड, आपको क्या करना चाहिए? डू योर सर्च एंड मेक श्योर डैट योर फैक्ट्स आर करेक्ट। आप जो भी लिख रहे हैं उससे पहले आपने सर्च करनी है, रिसर्च करनी है, दोबारा उसे देखना है कि आपने जो भी लिखा है उसमें जो फैक्ट्स हैं वो करेक्ट हैं कि नहीं है। फिर आपके पास जो नेक्स्ट आता है वो आता है अवॉइड मेकिंग एनी फॉल्स और मिसलीडिंग स्टेटमेंट। आपने कोई भी ऐसी स्टेटमेंट नहीं देनी जो बंदे को गलत जगह पर ले जाए या फिर वो इंफॉर्मेशन गलत हो। साइड योर सोर्सेज सो डैट योर रीडर्स कैन वेरीफाई योर इन्फॉर्मेशन। अपने सोर्सेज बताने हैं, वो अपने वो सोर्सेज लिखने हैं ताकि आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है रीडर आराम से पढ़ सके। जी ये हवाला आपने यहाँ से लिया है। आप कोई भी हदीस बता रहे हैं तो आपने हदीस का नंबर बताना है, और आप कोई भी चीज़ बता रहे हैं, कोई भी आप कहीं से भी लेकर, अगर किसी बुक से आपने स्टेटमेंट उठाई है तो आपने बताना है ये स्टेटमेंट इस पेज पर पड़ी हुई है। आपने बाकायदा सोर्सेज बताने, नहीं तो बुक का नाम ही बता दें ताकि इन्फॉर्मेशन ले सके कि ये सही है कि नहीं। सॉरी आगे चली गई। चलें जी, हम चलते हैं वापस। चलें जी, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाउ यू कैन इंश्योर डैट योर राइटिंग कॉन्साइज एंड कोहेरेंट। आप कैसे ये इंश्योर कर सकते हैं कि आपकी जो राइटिंग है वो कॉन्साइज है और कोहेरेंट है और बिल्कुल क्लियर है? सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने डू योर सर्च, आपने सर्च करनी है। फिर आपने क्या करना है? अवॉइड मेकिंग फॉल्स स्टेटमेंट एंड मिसलीडिंग स्टेटमेंट। फिर आपने साइट योर रिसोर्सेज, अपने जो भी रिसोर्सेज हैं उनको वेरीफाई करना है। फिर आपने इंश्योर करना है कि आपकी राइटिंग जो है ना वो क्लियर है कि नहीं। फिर आपने देखना है कि आपने जो लैंग्वेज यूज़ की गई है वो सिंपल है या फिर जर्गन है। उस तरह की जितनी भी टर्म्स हैं उनसे अवॉइड रखना है। फिर आपने क्या करना है? अवॉइड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, जितने आपके कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस हैं उनसे अवॉइड करना है, और यूज़ एक्टिव वॉइस, और जितने भी एक्टिव वॉइस है ना आपने यूज़ करना है। ठीक है, एक्टिव वॉइसेस को आपने यूज़ करना है। फिर आपके पास ब्रेकअप योर राइटिंग विद हेडिंग्स, सब हेडिंग्स एंड बुलेट पॉइंट्स। आपने जो आपने राइट किया है ना उसे क्या करना है? हेडिंग्स में चेंज करना है, फिर आपने सब हेडिंग में चेंज करना है, फिर आपने बुलेट्स पॉइंट्स में चेंज करना है। जैसे मेरे पास सबसे ऊपर हेडिंग लिखी है, अब इसमें तो नहीं, पिछली जितनी वीडियोज़ हैं उसमें सब हेडिंग भी है, हेडिंग भी है। आपने हेडिंग भी जैसे बुक में लिखी होती है, सबसे पहले हेडिंग लिखी होती है, ऊपर नाम लिखा होता है हेड, फिर नीचे जो है ना वो नीचे सब हेडिंग लिखी होती है, उस टॉपिक का नाम लिखा होता है, फिर नीचे पैराग्राफ लिखे होते हैं और कुछ पॉइंट्स होते हैं, उनको बुलेट्स कहते हैं। 1 2 3 की फॉर्म में या फिर वैसे डॉटेड की फॉर्म में, जितने जैसे ये लिखे हुए हैं, ये भी मेरे पास बुलेट्स हैं, तो बुलेट्स की सूरत में लिखना है। फिर आपके पास आता है टू इंश्योर योर राइटिंग इन कॉन्साइज यू शुड। आप जितना हो सके अपनी राइटिंग को कॉन्साइज बनाना है, टू द पॉइंट लिखना है। अवॉइड यूज़ अननेसेसरी वर्ड्स और फ्रेजेस। आपने अवॉइड करना है जो है ना, आपने जो है ना वो जितने भी आप अननेसेसरी फ्रेजेस का इस्तेमाल कर रहे हैं या वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। टू गेट पॉइंट क्विकली एंड अवॉइड रिपीटिंग। आपने आराम से अपने जो है ना वो पॉइंट पर आ जाना है और अपने आप को बार बार रिपीट करने से रोकना है। फिर आपने टू इंश्योर राइटिंग इज़ कोहेरेंट। आपने देखना है कि आपकी जो राइटिंग है वो कोहेरेंट वेल ऑर्गेनाइज्ड है कि नहीं। फिर आपने देखना है ऑर्गेनाइज योर आइडियाज़ इन लॉजिकल वे। आपके जो आइडियाज़ हैं वो लॉजिकल वे में है कि नहीं, ये भी चेक करना है। फिर आपके यूज़ ट्रांजिशन वर्ड्स। जब भी आप एक बात से दूसरी बात पर जाएँ तो आपने क्या करना है कि अपने ट्रांजिशन वर्ड्स का इस्तेमाल करना है। फिर प्रूफ हैड योर
वर्क केयरफुली टू कैच एनी एरर। आपने ऊपर से लेकर नीचे तक सारी राइटिंग पढ़नी है ताकि उसमें कोई एरर हो तो वो जो है ना वो आप ख़त्म कर सकें। तो पहले जो 3-4 पॉइंट्स थे वो क्लियर राइटिंग को क्लियर करने के थे, फिर 3 पॉइंट्स कंसाइज करने के थे, फिर हमारे पास जो लास्ट पॉइंट आ जाते हैं 3-4 वो 4 पॉइंट वो कोहेरेंट करने के थे। तो ये आपके पास पॉइंट है क्लियर करने का, आप इनको अलग अलग भी लिख सकते हैं या फिर ये आपको आ सकता है क्लियर करने के राइटिंग के जो है वो आपने पॉइंट्स लिखने कंसाइज करने के फिर कोहेरेंट करने के। चलें जी, कैन यू इंश्योर योर राइटिंग इज कंसाइडरेट। आप ये इंश्योर कर सकते हैं कि आपने जो भी लिखा है वो कंसाइडरेट है। उसे देखते हैं सबसे पहले। यू कैन इंश्योर योर कम्युनिकेशन इज कंसाइडरेट। सबसे पहले यूजिंग लैंग्वेज डैट इज अप्रोप्रिएट फॉर योर ऑडियंस। फिर आपके पास अवॉइड जर्गन और टेक्निकल टर्म्स डैट योर ऑडियंस मे नॉट अंडरस्टैंड, गेटिंग टू द पॉइंट क्विकली एंड अवॉइडिंग रैम्बलिंग। फिर हमारे पास बीइंग रिस्पेक्टफुल ऑफ योर ऑडियंस। फिर आपके पास बीइंग ओपन टू फीडबैक फ्रॉम योर ऑडियंस। ये जी आपके पास आ जाता है। नेक्स्ट आ जाता है व्हाट आर सम एग्जांपल ऑफ कंसाइडर कम्युनिकेशन। आप एग्जांपल दे जो आप कंसीडर कर रहे हैं कम्युनिकेशन को। सबसे पहले आता है कि यूज सिंपल लैंग्वेज व्हेन टॉकिंग टू समवन हु इज़ नॉट अ नेटिव स्पीकर। फिर आपके पास अवॉइड जर्गन हु इज़ नॉट फैमिलियर विद योर फील्ड। फिर आपके पास गेटिंग टू पॉइंट क्विकली व्हेन यू आर टॉकिंग टू समवन हु इज़ बिजी। फिर being respectful of your audience time by not talking for too long। सबसे पहला यही है कि आपने क्या करना है कि आपने लैंग्वेज सिंपल यूज़ करनी है, आप नेटिव स्पीकर नहीं हैं। फिर आपके पास आप जब भी किसी चीज़ किसी बंदे से बात कर रहे हो और आपकी फील्ड के बारे में वो कुछ नहीं जानता तो टेक्निकल बात नहीं करनी। फिर आपके पास अगर कोई बिजी है तो उससे डायरेक्ट बात करनी। फिर आपके पास आपने एहतराम से बात करनी है जिससे बात करनी है और ज़्यादा टाइम नहीं लेना, बल्कि कोशिश करनी है जितना टाइम शॉर्ट आ सके उतना लेना है। फिर बीइंग ओपन टू फीडबैक, अपने जो जितने भी आपके पास ऑडियंस है उसकी फ़ीडबैक लेनी है। इम्प्रूव योर राइटिंग स्किल्स कम्युनिकेशन। जी आप अपने राइटिंग कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं कैसे। एयर आर सम इम्प्रूविंग प्रैक्टिस, आप बार बार प्रैक्टिस करें और जितना भी हो सके इसे बेटर करें। फिर आपके पास गेट फीडबैक आप लें ताकि वो आपकी हेल्प कर सके। फिर रेड, आप जितना हो सके किसी चीज़ के बारे में रीड करें। फिर आपने क्या करना है, वोकेबलरी अच्छी करनी है, ग्रामर अच्छी करनी है और वो आपको कम्युनिकेट करने के डिफरेंट जो स्टाइल्स हैं उनको भी आपने अच्छी तरह से देखना है। फिर वॉच, आपने वॉच करना है अदर कम्युनिकेट कैन यू हेल्प, जो अक्सर अदर दूसरे बंदे कैसे कम्युनिकेट करते हैं उनको भी देखना है कि वो किस तरह से आपसे आगे बातचीत करते हैं और किस स्ट्रेटजी से बात करते हैं वो भी आपने अच्छी तरह से देखना है। फिर लिसन, आपने सुनना है, सुनने को एक अहम हिस्सा बना लें कि आप दूसरों की बात आसानी से सुन सकें, ठीक है। ताकि आप अटेंटिवली किसी बात को बंदे को सुनेंगे तो ही आप ऐसी बात कर पाएंगे कि कोई आपको अटेंटिव सुन सके। फिर बी ओपन टू फीडबैक, आपने बिल्कुल खुले दिमाग से नेगेटिव फीडबैक है या पॉजिटिव फीडबैक है उसे आराम से लेना है। व्हाट आर दी की इन प्लानिंग या बिजनेस प्लान करने में सबसे जो अहम कीज़ हैं वो क्या हैं। सबसे पहले है जी दी की स्टेप प्लानिंग बिजनेस इज़ डिटरमाइन योर पर्पज़। आपका जो भी पर्पज़ है उसे अच्छी तरह से देखें। फिर आपके पास एनालाइज योर ऑडियंस, जितनी भी आपके ऑडियंस हैं उनको देखें कि वो इज़ योर ऑडियंस, आपके ऑडियंस कौन है। वट आर देयर नीड एंड इंटरेस्ट, उनका ज़रूरियत क्या है, उनका इंटरेस्ट क्या है। फिर आपके पास गैदर इन्फॉर्मेशन, आपने जितनी भी इन्फॉर्मेशन जो भी आपका टॉपिक है जो भी आपने मैसेज लेना उनके उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लें। फिर आपके पास ऑर्गेनाइज योर थाट, आपकी जो भी थाट है जो भी आपकी सोच है उसे अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज करें और अच्छी तरह से उसका स्ट्रक्चर बना लें। फिर आपके पास चूज़ दी राइट फॉर्मेट, आपका जो भी अच्छा फॉर्मेट है राइट, वट आर फॉर्मेट अप्रोप्रिएट और फॉर योर मैसेज, आपने जो भी मैसेज देना है किस फॉर्मेट में देना है, विजुअल इफेक्ट में देना है, किस तरह से देना है, आपने अच्छी तरह से देख लेना है। फॉर एड रीडिंग, आपने जो भी मैसेज लिखा है उसे अच्छी तरह से आपने रीड करना है। चलें जी अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। हमारी नेक्स्ट स्लाइड हमें क्या कहती है, कहती है हाउ कैन यू इम्प्रूव योर स्किल्स इन प्लानिंग बिजनेस मैसेज। आप एक प्लानिंग बिजनेस मैसेज आप दे रहे हैं तो उसमें अपनी स्किल्स को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। वही सिंपल टिप्स हैं, हम प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा। अपना जो जो भी आपने बिजनेस मैसेज दिया उसकी आप पहले प्रैक्टिस करें, फिर लोगों के सामने शेयर करें, फिर फीडबैक लें। फिर जो रीड है उसे अच्छी तरह से रीडिंग करें, उसकी प्रूफ एड रीडिंग जिसे आप कहते हैं। फिर आप वॉच करें दूसरे कैसे बातें करते हैं, स्ट्रेटजी कैसी है उनकी। फिर आपने जो है ना ओपनली फीडबैक लेनी है। फिर हमारे पास वो एक कंपोजिंग की भी वही ऑलमोस्ट वही चीज़ें आ जाती हैं। जब आप कंपोज करें तो आपने क्या करना है, ऑर्गेनाइज तरीके से कंपोज करनी है। थ्रू आउटली आपने सारा मैसेज रीड करना है
और अपनी जितनी भी अपनी जो सोच होती है उसे ऑर्गेनाइज तरीके से कहना है, जिसमें हमारे पास ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है, फिर हमारे पास क्रिएट एंड आउटलाइन होती है, फिर हमारे पास सिंपली टेकिंग अ नोट्स होता है। इसमें ये 3 चीज़ें होती हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग की भी डेफिनेशन आप करके जाएँ बुक से, आगे क्रिएट एंड आउटलाइन की भी आप डेफिनेशन करके जाएँ, और नोट्स तो आपको पता चल ही जाएगा। फिर चूज राइट फॉर्मेट क्या होता है, दी फॉर्मेट ऑफ योर मैसेजेस विल डिपेंड ऑन द पर्पस ऑफ योर मैसेज। फिर आपके ऑडियंस एंड द मीडियम यू आर यूजिंग। टिपिकली एन ईमेल इज़ शॉर्टर एंड लेस फॉर्मल देन अ रिपोर्ट। तो हमारे पास यूज़ एंड क्लियर कंसाइज लैंग्वेज, अवॉइड जर्गन टर्म्स एंड एक्रोनम डैट योर ऑडियंस में नॉट अंडरस्टैंड। फिर हमारे पास बी पोलाइट एंड रिस्पेक्टफुल। फिर हमारे पास आ जाता है प्रूफ हेड योर वर्क। तो इसमें सारी चीज़ें वही हैं ऑलमोस्ट, इसमें थोड़ा बहुत चेंजिंग है तो वही चीज़ें आ जाती हैं। हमारे पास अगला पोर्शन आ जाता है जो है मेमोरेंडम का। तो हम देखते हैं मेमोरेंडम क्या है। तो सबसे पहले इसके आंसर की तरफ देखते हैं, मेमोरेंडम के की कंपोनेंट्स क्या हैं। उसमें हमारे पास आ जाता है मेमोरेंडम के की कंपोनेंट्स क्या है, हेडिंग। आप जब भी मेमोरेंडम लिख रहे हो तो सबसे पहले क्या होनी चाहिए, उसमें हेडिंग होनी चाहिए। हेडिंग नेम ऑफ सेंडर। हेडिंग जो चीज़ है उसमें आप जो सेंड कर रहा है उसका नाम भी होता है, जो रिसीव कर रहा है उसका भी नाम होता है, डेट होती है और सब्जेक्ट होता है। फिर हमारे पास बॉडी। बॉडी क्या है, जो भी आपने लिखा है, जो मैसेज होता है उस वो कंटेन करता है मेमोरेंडम। जो भी आपने मैसेज लिखना होता है वो बॉडी में शामिल होता है। फिर क्लोजिंग। क्लोजिंग में आप क्या होता है, इंक्लूड कॉल टू एक्शन और क्लोजिंग स्टेटमेंट। आप कोई ऐसा कुछ लिखते हो जो कि किसी चीज़ को बंद कर रहा हो या फिर क्या कर रहा हो, ऐसी स्टेटमेंट होती है जो इस चीज़ को क्लोज कर रही हो। ठीक है जी। तो सॉरी, अच्छा, नेक्स्ट जी हमारे पास आ जाता है, हमारे पास दी आगे की पॉइंट्स आ जाते हैं किसके जी, आगे हमारे पास जो नेक्स्ट आ जाता है, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरेंडम। मेमोरेंडम की डिफरेंट टाइप्स आपने बतानी है कौन कौन सी हैं। उसमें हमारे पास 3 टाइप्स आ जाती हैं मेमोरेंडम की। सबसे पहले आता है इंटर ऑफिस मेमोरेंडम। दे आर यूज टू कम्युनिकेट विद एन ऑर्गेनाइजेशन। इंटर ऑफिस मेमोरेंडम वो मैसेज हैं जो कम्युनिकेट करने के लिए, एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन को जो आपने मैसेज भेजना है उसको कम्युनिकेट करने के लिए होते हैं। फिर हमारे पास आ जाता है मेमोरेंडम टू क्लाइंट। ऐसे मैसेज जिसमें आप अपने क्लाइंट को, कोई कस्टमर को कोई मैसेज देना चाहते हैं, वो मेमोरेंडम टू क्लाइंट आ जाता है। फिर मेमोरेंडम टू वेंडर्स। वेंडर्स क्या होते हैं, सप्लायर जो होते हैं, और वेंडर्स दूसरे किस्म के जो सप्लाई करते हैं आपको चीज़ें, प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं, उनको कम्युनिकेट करने के लिए जो मैसेज आप भेजते हैं वो हमारे पास मेमोरेंडम टू वेंडर्स होता है। चलें जी नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है, व्हाट आर सम कॉमन मिस्टेक मेकिंग राइटिंग मेमोरेंडम। मेमोरेंडम लिखते वक्त लोग जो कॉमन मिस्टेक करते हैं वो कौन कौन सी हैं। सम मिस्टेक्स आर देयर नॉट इंक्लूडेड आर रिक्वायर्ड कंपोनेंट्स। वो तमाम कंपोनेंट्स जो चीज़ें रिक्वायर होती हैं, जैसे हाइडिंग होगी, बॉडी हो रही, और क्लॉजिंग हमारे पास इंपॉर्टेंट पार्ट जो मेमोरेंडम के होते हैं वो नहीं देते, तो ये इनकी सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। यूज़ अनक्लियर कन्फ्यूजिंग लैंग्वेज। आप ऐसी लैंग्वेज यूज़ करते हैं जो अगले को समझ नहीं आती जिसके लिए मैसेज लिख रहे हो। फिर नॉट प्रूफ हेडिंग। आप प्रूफ हेडिंग नहीं करते, अपने मेमोरेंडम को अच्छी तरह से नहीं पढ़ते, उसमें ग्रामर मिस्टेक होती हैं, स्पेलिंग्स होती हैं और पंक्चुएशन उसमें जो है ना वो होती है, तो वो आप क्या करते हो, उसमें वो चीज़ें मौजूद नहीं होती। चलें जी नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट आर की कंपोनेंट्स ऑफ मीटिंग डॉक्यूमेंट। मीटिंग डॉक्यूमेंट्स के जो कंपोनेंट्स हैं वो क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले आ जाते हैं मीटिंग एजेंडा। मीटिंग एजेंडे में क्या होता है, मीटिंग एजेंडा इज़ अ लिस्ट टॉपिक दैट विल बी डिस्कस्ड एट द मीटिंग। मीटिंग एजेंडे में सबसे पहले वो टॉपिक्स होते हैं लिस्ट के तौर पर, बुलेट्स के शेप में, जो टॉपिक हमने पढ़ने होते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है मीटिंग मिनट्स। मीटिंग मिनट्स आर रिकॉर्ड ऑफ व्हाट वाज डिस्कस्ड एंड डिसाइडेड एट मीटिंग। कहते हैं कि मीटिंग मिनट्स वो चीज़ें होती हैं जिसमें आप जो चीज़ें आपने डिस्कस करनी होती हैं, और जो चीज़ें जिन चीज़ों के बारे में आपने डिस्कशन करना होता है, उसके बारे में डिसीजन कोई लेना होता है, वो चीज़ें जब लिखी जाती हैं तो उन्हें मीटिंग मिनट्स का नाम देते हैं। फिर हमारे पास एक्शन आइटम्स आ जाते हैं। एक्शन आइटम आर टास्क डैट नीड टू कम्प्लीटेड आफ्टर द मीटिंग। ऐसे आइटम्स होते हैं, ऐसे टास्क होते हैं, ऐसे काम होते हैं जो मीटिंग के फ़ौरन बाद आपने करने होते हैं, तो वो हमारे पास आ जाते हैं। चलें जी नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट आर कंपोनेंट्स टाइप ऑफ मीटिंग।
हमारे पास डिफरेंट जो मीटिंग के कंपोनेंट मीटिंग डॉक्यूमेंट्स के टाइप्स हैं ना, उनके बारे में डिफरेंट आपने बताना है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास मीटिंग डॉक्यूमेंट की 3 टाइप्स हैं। सबसे पहले आती है रेगुलर मीटिंग डॉक्यूमेंट, ऐसी मीटिंग जो रेगुलर तौर पर हो रही हो, जैसा कि हर हफ्ते बाद, हर मंथ बाद। फिर हमारे पास स्पेशल मीटिंग डॉक्यूमेंट्स, ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो एक प्लान बनाने के लिए एक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन हो, या फिर कभी कभार एक स्पेशल मीटिंग हो, उसे हम स्पेशल मीटिंग्स का नाम देते हैं। फिर हमारे पास एड होक मीटिंग डॉक्यूमेंट क्या, दे आर यूज टू मीटिंग, दे आर नॉट पार्ट ऑफ रेगुलर शेड्यूल। ये रेगुलर शेड्यूल का जो है ना वो पार्ट नहीं होता, मीटिंग जो होती हैं कभी भी हो सकती हैं। व्हाट आर सम कॉमन मिस्टेक्स मेक क्रिएटिंग मीटिंग डॉक्यूमेंट, जब भी आपने मीटिंग डॉक्यूमेंट क्रिएट करना होता है तो उसमें जो कंप्लीट आपके पास उसके पास जो मिस्टेक्स आती हैं वो कौन कौन सी हैं वो आपने देखनी है। तो उसकी जो मिस्टेक्स हैं वो बयान की गई हैं। नॉट इंक्लूडिंग रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन, दी मीटिंग एजेंडा, मीटिंग मिनट्स, जिसमें मीटिंग एजेंडा आ जाता है, मीटिंग मिनट्स आ जाते हैं। एक्शन आइटम शुड ऑल इंक्लूड, आपने जो एक्शन आइटम्स होते हैं वो भी आपने इंक्लूड करने होते हैं। यूजिंग अनक्लियर कन्फ्यूजिंगली लैंग्वेज यूज्ड इन मीटिंग का डॉक्यूमेंट शुड बी क्लियर एंड ईजी। और यहाँ पर नॉट प्रूफ हेडिंग, आपने जो भी मीटिंग डॉक्यूमेंट लिखा होता है उसमें प्रूफ हेडिंग नहीं की होती। चलें जी, इसमें देखते हैं आगे लेटर आ जाता है हमारे पास, कि हमारे पास लेटर क्या है, लेटर की कितनी टाइप्स हैं, उनके बारे में उनके बारे में आपने बताना है कि लेटर क्या है, लेटर की कितनी टाइप्स हैं। सबसे पहला आता है देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ लेटर, लेटर की बहुत सारी टाइप्स हैं, लेकिन जो कॉमन हैं वो हम यहाँ पर बयान करते हैं। सबसे पहले आता है बिजनेस लेटर। बिजनेस लेटर क्या है, ऐसा लेटर जो किसी क्लाइंट से राब्ते के लिए इस्तेमाल किया जाता है, किसी कस्टमर से, किसी वेंडर से, तो वो बिजनेस लेटर हमारे पास होता है। फिर पर्सनल लेटर, ऐसा जो फ्रेंड फैमिली में या फिर दूसरे जो कॉन्टैक्ट जिनको आपने कांटेक्ट करना होता है उन जैसे पर्सन को आप भेजते हैं, तो वो हमारे पास पर्सनल लेटर आ जाता है। फिर थैंक यू लेटर, ऐसा लेटर जिसमें आपने क्या करना होता है, किसी चीज़ की फेवर करनी होती है, गिफ्ट देना होता है, सर्विस देनी होती है, जिसमें आपने सर्विस दे के उसका आपने शुक्रिया अदा करना होता है, उसे आप थैंक यू लेटर का नाम देते हैं। उसमें गिफ्ट भी आ जाते हैं, फेवर भी आ जाती है, सर्विस भी आ जाती है। लेटर ऑफ अपोलॉजी, अगर आपसे कोई मिस्टेक होगी, आपने ऑफेंसिव वर्ड बोल दिया है, तो उसके लिए जो आप माजरत करने के लिए जो वर्ड्स बोलते हैं उसे हम कहते हैं कि लेटर्स ऑफ अपोलॉजी। फिर हमारे पास लेटर ऑफ रिकमेंडेशन आ जाता है। अगर आपने किसी की फेवर करनी हो, किसी पर्सन की सपोर्ट करनी हो, तो उसमें हम कहते हैं कि लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, आपने किसी बंदे को रेकमेंड करना होगा तो वो हमारे पास रिकमेंडेशन आता है। लेटर शुड बी फॉर्मेटेड, अब लेटर कैसे फॉर्मेट होना चाहिए उसके बारे में बताया गया है, कैसे लिखा होना चाहिए। लेटर शुड बी फॉर्मेटेड इन क्लियर कॉन्साइज वे, लेटर जो बिल्कुल साफ़ सुथरे तरीके से लिखा हो जाना चाहिए, इसमें हेडिंग्स भी हों, जो सेंड कर रहा है उसका नेम भी हो, जो रिसीव करेगा उसका नाम हो, डेट हो, सब्जेक्ट हो, और बॉडी जो होनी चाहिए वो डबल स्पेस्ड होनी चाहिए, और अच्छे तरीके से पैराग्राफ के तरीके से जो है ना वो ऑर्गेनाइज होनी चाहिए। एंड द क्लोजिंग शुड इंक्लूड कम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग एंड सेंटर सिग्नेचर, आप जो सेंड कर रहा है उसके सिग्नेचर भी हों, और कम्प्लीमेंट्री, ये बहुत ही अहम है कि आपने उस लेटर को क्लोज भी किया हो। तो इसमें देखते हैं कोई और पॉइंट्स हमें मिले तो किधर है। चलें जी, यही है जी हमारे पास, इस तरह से आपका जो लेटर है वो फॉर्मेट होना चाहिए। चलें जी, नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट आर कॉमन मिस्टेक्स व्हेन राइटिंग अ लेटर, जब आप लेटर लिख रहे होते हैं तो उसमें जो कॉमन मिस्टेक्स होती हैं वो कौन सी होती हैं, हम देखते हैं जी ज़रा। पहले मिस्टेक्स देख लें फिर आगे चलते हैं। तो कॉमन मिस्टेक के बारे में देखते हैं कौन कौन सी होते हैं। सबसे पहले आता है नॉट इंक्लूडिंग ऑल इन्फॉर्मेशन, आप वही बात आ जाती है, आप हेडिंग नहीं डालते, क्लोजिंग आप पार्ट्स नहीं डालते, फिर आप बॉडी नहीं डालते, फिर आप कॉन्साइज लैंग्वेज यूज़ ना करें, फिर आप प्रूफ रीडिंग ना करें, या एक बार प्रूफ रीडिंग लाजमी करनी चाहिए। पंक्चुएशन, ग्रामर कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही, या फिर स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं हो रही, ये सारी देखनी चाहिए। तो की ऑफ एलिमेंट ऑफ गुड लेटर, गुड जो अच्छा लेटर उसके की एलिमेंट्स क्या हैं वो देखते हैं। सबसे पहला गुड लेटर शुड बी क्लियर, कंसाइज एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड, इट शुड बी फ्री ऑफ एरर, इसमें एरर नहीं होना चाहिए, ग्रामर का, स्पेलिंग का और पंक्चुएशन का। दी टोन ऑफ दी लेटर, लेटर की जो टोन होनी चाहिए वो अप्रोप्रिएट होनी चाहिए फॉर दिस सब्टेंट एंड पर्पज ऑफ द लेटर, आपका जो पर्पज़ है लेटर का वो बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए। आपकी जो टोन होनी चाहिए वो एंगेजिंग होनी चाहिए, रिसेप्टेंट को उसके लिए रिस्पेक्टफुल होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, ऑफेंसिव नहीं होनी चाहिए। फिर हम देखते हैं कि
आगे जो हमारा क्वेश्चन है कहता व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेटर की डिफरेंट टाइप्स क्या हैं। मेरे ख्याल से ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि डिफरेंट पर्सनल लेटर आ जाता है, फिर उसमें बिजनेस लेटर आ जाता है, थैंक यू लेटर आ जाता है, लेटर ऑफ अपोलॉजी आ जाता है, तो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन आ जाता है। सॉरी ये थोड़ा सा रिपीट हो गया मे बी मिस्टेकनली। तो व्हाट आर डायरेक्ट रिक्वेस्ट, हमारे पास डायरेक्ट रिक्वेस्ट क्या है उसके बारे में हम देखते हैं। ये हमारे पास लास्ट में भी टॉपिक हो। डायरेक्ट रिक्वेस्ट क्या है, दी कीज़ ऑफ एलिमेंट डायरेक्ट रिक्वेस्ट के जो हमारे पास कीज़ ऑफ एलिमेंट हैं, सबसे पहले क्लियरिटी, आपने जो रिक्वेस्ट करनी है वो बिल्कुल क्लियर और कंसाइज हो। फिर हमारे पास पोलाइटनेस, उसमें ज़रा नरमी हो और रिस्पेक्टफुल हो। और फिर हमारे पास स्पेसिफिसिटी, आप जो भी कर रहे हैं वो डिटेल से हो, स्पेसिफाई हो, यानी आप इसके बारे में रिक्वेस्ट कर रहे हैं, स्पेसिफिकली रिक्वेस्ट करनी है। फिर टाइम लाइननेस, रिक्वेस्ट है डेड लाइन, आप जो भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं उसके लिए डेड लाइन लाजमी होनी चाहिए। फिर फॉलो अप क्या है, रिक्वेस्टर शुड फॉलो अप टू मेक श्योर दी रिक्वेस्ट वाज रिसीव्ड एंड कंप्लीटेड। आपने तब तक आपने देखना है रिक्वेस्ट को कि मेरी रिक्वेस्ट वहाँ तक पहुँची है कि नहीं, यानी आप किसी बंदे को मैसेज भेजते हो तो ये श्योर कर लें कि उस तक मैसेज पहुँचा है कि नहीं और उसने रिसीव किया है कि नहीं, फिर आगे कोई बात करनी है। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि हमारे पास रिक्वेस्ट है क्या। तो रिक्वेस्ट की हम लिखेंगे डेफिनेशन के, रिक्वेस्ट है क्या। तो रिक्वेस्ट इज़ अ टाइप ऑफ कॉमन कम्युनिकेशन विच इज सेंडर क्लियरली एंड कंसाइजली आस्क द रिसीवर टू समथिंग। हमारे पास एक जो रिक्वेस्ट है वो क्लियरली ये बताती है कि हमारा जो रिसीवर है, जो हमारे पास जो सेंडर है वो क्या पूछना चाह रहा है रिसीवर को। फिर डायरेक्ट रिक्वेस्ट आर ऑफन यूज टू बिजनेस एंड एकेडमिक सेटिंग्स। हमारे पास जो डायरेक्ट रिक्वेस्ट है वो किसी बिजनेस को चलाने के लिए या एकेडमिक या स्कूल वगैरह को चलाने के लिए दी जाती है। बट दे कैन आल्सो बी यूज इन कॉन्टेक्स्ट सच एज राइटिंग टू द फ्रेंड और फैमिली। ये कॉन्टेक्स्ट वगैरह में लिखी जाती है जब आप अपने दोस्त से रिक्वेस्ट कर रहे हो, फैमिली वगैरह से, तो ये तब भी लिखी जा सकती है। आगे जी, टिप्स फॉर डायरेक्ट राइटिंग के लिए टिप्स कौन सी हैं। सबसे पहले है स्टार्ट विद द क्लियर एंड कंसाइज स्टेटमेंट। आप सबसे पहले क्लियर कंसाइज के साथ लिखें कि आपका कहने का मतलब क्या है। फिर आपके पास बी पोलाइट एंड रिस्पेक्टफुल, आप बिल्कुल रिस्पेक्टफुल होने चाहिए, बी पोलाइट हो जाए। आप इस तरह के वर्ड ना लिखें जो कि टाइम कंज्यूम करें। फिर आपके पास बी स्पेसिफिक अबाउट यू आर आस्किंग, आप जो भी पूछ रहे हैं उसके बारे में स्पेसिफिक हो। डेडलाइन होनी चाहिए उसकी। और फॉलो अप रिक्वेस्ट रिसीव एंड कंप्लीटेड, ये देखना है कि हमारे पास जो मैसेज है वो पहुंच गया है कि नहीं पहुंचा। तो ये था जी आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है आप सबको पसंद आया होगा। थोड़ा सा लंबा हो गया लेकिन इसमें मुकम्मल 18 चैप्टर जो है वो आपको मैंने क्लियर करवाए हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, हमारी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।